मानक भाषा क्या है। छात्रों, पहले हमारे मन से ये धारणा निकाल देनी चाहिए कि मानक भाषा कोई अलग से भाषा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इस प्रकार की कोई नई भाषा, ऐसा नहीं है। मानक भाषा किसी भाषा विशेष का वह रूप है जो उस भाषा समुदाय के बोलने वालों, उसके शासन प्रशासन, साहित्य, संस्कृति, माध्यम, शिक्षा का माध्यम, अनेक क्षेत्रों में उसे मान्य किया गया हो, उसे एक मानक का दर्जा दिया गया हो। मानक मतलब अंग्रेजी में होता है स्टैंडर्ड। मानक भाषा को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मानक शब्द जो है, मान शब्द है, उससे बना है, उसमें क प्रत्यय लगकर, और प्रारंभ में माप, मापदंड, मानदंड, इस रूप में इसका मान का उपयोग होता था। डॉक्टर रघुवीर एक हिंदी के बहुत बड़े विद्वान, जिन्होंने मानक शब्दों पर बहुत बड़ा काम किया है, वे पहले इसे प्रमाप कहते थे। और रामचंद्र वर्मा जी ने भी जब पहली डिक्शनरी बनाई, प्रामाणिक हिंदी कोश, उसका नाम रखा। तो इस प्रकार मानक भाषा जो है, भाषा का वह रूप है, किसी भाषा विशेष का वह रूप है जो सर्वमान्य है, जो सबके द्वारा मान लिया गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये कहते हैं कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है, तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और श्रेष्ठ समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है, और प्रायः सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन में और शिक्षा में, शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासंभव उसी रूप का प्रयोग करता है। इस आधार पर हम मानकर चलते हैं कि मानक भाषा का वह रूप है जो सर्वग्राह्य है, सर्वमान्य है, जिसका एक स्टैंडर्ड है, जो शुद्ध है, जो व्याकरण सम्मत है। विद्यार्थियों, जब हम बाजार भी जाते हैं, जैसे हम आलू खरीदने गए सब्जी बाजार में, और जब हम आलू खरीदते हैं तो वहाँ जितने दुकानदारों के पास आलू उपलब्ध होता है, उसमें से हम किसी एक पैमाने के तहत, एक निश्चित पैमाने के तहत क्रय करना चाहते हैं, उसे छांटते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उसकी कीमत कम हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसकी साइज भी न बड़े हो न छोटे हो, दिखने में भी अच्छा हो, दुकानदार जो बेचने वाला हो वो भी साफ सुथरा हो। तो हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, एक मानक चुनते हैं। तो जब हम भाषा की बात करते हैं तो भी हमें एक ऐसे रूप का चयन करना पड़ता है जो सबके लिए अनुकूल हो, उसमें हम पढ़ा सकें, उसमें हम संचार माध्यमों के माध्यम से अपनी बात कर सकें, ठीक ठीक उसमें संप्रेषण हो, विधि है, न्याय है, कानून है, हर क्षेत्र है, वहाँ पर एक रूपता होनी चाहिए। और एक रूपता तभी होगी जब हम एक ऐसी भाषा के एक ऐसे रूप का चयन करेंगे जो मानक हो, सर्वमान्य हो। अब हम देखते हैं कि मानक भाषा का स्वरूप क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए कि हम किसी भाषा के विशेष रूप को मानक कह सकें। पहला गुण उसका है
सर्वमान्य, सबके द्वारा मान लिया गया। सबके द्वारा मतलब आम बोलचाल वाले भी उसे समझ सके, जिस माध्यम में उसका प्रयोग हो रहा है उस माध्यम के लोग भी समझ सके, दूसरे क्षेत्रों में भी समझ सके। जहाँ पर उदाहरण के लिए हिंदी है और हम हिंदी का प्रयोग करते हैं तो हिंदी के उस रूप को, जैसे हमने हिंदी के खड़ी बोली के रूप को धीरे धीरे मानक भाषा में तब्दील किया और उसे आज हम मानक हिंदी का रूप देते हैं, तो उसे विदेशों में भी उसी रूप में ग्रहण किया जाता है जिस रूप में हम ग्रहण करते हैं। पूरे भारत में शिक्षा के माध्यम में, संचार के माध्यम में, तमाम माध्यमों में जिस रूप का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वमान्यता है, सब लोग उसे मान्य करते हैं। फिर दूसरा जो गुण है वो है सर्वग्राह्यता। जब सब लोगों ने मान लिया है तो जाहिर है कि सब लोग उसे ग्रहण कर लेंगे। जब तक उस रूप को आप ग्रहण ना करेंगे, जब तक उस रूप का आप प्रयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातचीत के समय औपचारिक रूप ना, तब तक उस रूप की कोई उपयोगिता नहीं है। तीसरा उसका गुण है कि वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एक निश्चित पैमाने पर कसी हुई भाषा है। वो व्याकरण के पैमाने पर है, वो शब्दकोश के पैमाने पर है, वो अन्य नियमों के पैमाने पर है। चौथा उसका गुण है परिनिष्ठित भाषा, शुद्ध भाषा। जब व्याकरण सम्मत है, सर्वमान्य है, सर्वग्राह्य है, तो जाहिर है कि वो उसका रूप जो है वो शुद्ध रूप होगा और वो शुद्ध भाषा है, मतलब उसमें अशुद्धियां नहीं है, दोहराव नहीं है। इसीलिए प्राचीन समय में मानक भाषा को कहा गया साधु भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा, शुद्ध भाषा, आदर्श भाषा। एक मॉडल है, एक मॉडल रूप है हमारे सामने। मानक भाषा भाषा का एक मॉडल रूप है ताकि हम उसका प्रयोग कर सकें, उसे मानक बना सकें। फिर ये इसका एक और नाम था, इसे कहते थे एक नागर की भाषा है, इन नगरों से आई है, क्योंकि अधिकतर जो शासन प्रशासन और जितने माध्यमों का कामकाज है वो नगरों में होता है, तो इसका प्रचलन नगरों से बढ़ा, नगरों से इसका रूप आया, इसलिए उसे नागर भाषा भी कहा गया। ये पूर्ण रूप से व्याकरण सम्मत है। और एक इसमें गुण है, वो है एक रूपता। भाषा के इस रूप में एक रूपता है। मैं अगर मानक भाषा के किसी रूप का उत्तर प्रदेश में प्रयोग कर रहा हूँ, वहाँ किसी वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ शासन प्रशासन के लिए, तो वो छत्तीसगढ़ में भी वही रूप, वही उसका अर्थ निकलेगा। इसलिए हमने शब्दों का, वर्णों का, वाक्यों का मानकीकरण किया। अगर एक से अधिक रूप हमारे पास हैं तो हमने चयन किया कि किस रूप को हम मानक माने। मानक भाषा का ये जो स्वरूप आपको दिखाई देता है, ये स्वरूप बना हुआ स्वरूप है। किसी क्षेत्र में बोलियों का प्रचलन था, जैसे खड़ी बोली थी, फिर धीरे धीरे वो उसका उपमानक रूप आया, फिर और परिष्कृत शुद्ध होते हुए वो एक मानक रूप में आ गया। तो लगातार इसका परिष्करण हुआ, शुद्धिकरण हुआ है, तब जाकर ये मानक भाषा बनी है। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शासन प्रशासन समाज अन्य माध्यम निरंतर इसमें विकास करते गए, निरंतर व्याकरण के माध्यम से, शब्दकोश के माध्यम से विमर्श करते गए। व्याकरण विद लोग, नए शब्दों का निर्माण हुआ, दूसरी भाषाओं के शब्द आए, अर्थ का निर्धारण भी करना था। एक जैसे कई ऐसे अर्थ देने वाले शब्द भी हमारे पास थे। सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, संवैधानिक रूप से हमें काम करने के लिए मानक भाषा की ज़रूरत पड़ी और हमने ये मानक भाषा का रूप निर्धारण किया।
अब इसके लक्षण क्या हैं? जो इसकी मैंने विशेषताएं बताई लगभग यही इसके लक्षण हैं, कुछ थोड़े से उसके अंतर है। किसी मानक भाषा का जो स्वरूप है उसके भीतर उसका लक्षण भी विद्यमान है। लक्षण यह है कि पहले तो ये व्याकरण सम्मत है, में व्याकरण की शुद्धियां नहीं होनी चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, दो अर्थ ना निकले, कई अर्थ ना निकले एक ही वाक्य के, एक ही शब्द के, भ्रम की स्थिति ना हो। हम जो बात कहना चाहते हैं, जो हम बात लिखना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम में, प्रशासन में, सरकारी कामकाज में, उसके कई अर्थ न निकले, सुस्पष्ट हो, सुनिश्चित हो, सुनिश्चित अर्थ हो। फिर हम इस रूप में परिवर्तन कर सके जब हमें लगे कि हमें इसमें तब्दीली करनी चाहिए, हम अशुद्ध थे या हमें नए तकनीक, नई जानकारी मिली, नया ज्ञान विज्ञान आया, उससे हम इसमें नए शब्दों का निर्माण कर सके, बना सके। तो वो लक्षण भी इसमें होना चाहिए कि इसमें नए शब्दों के निर्माण की गुंजाइश होनी चाहिए। एक इसका सुदृढ़ ढांचा होना चाहिए, ऐसा ढांचा होना चाहिए, वाक्यगत ढांचा, शब्दगत, कि वो मजबूत हो, उसमें उंगली न उठ सके, समान रूप से सापेक्ष, सबके लिए एक जैसा, ये इसके लक्षण हैं। स्वरूप, लक्षण, तत्व और विशेषताएं, हम यहां तक बातचीत करेंगे। हम तत्व को देखते हैं, लक्षण के बाद हम तत्व को देखते हैं कि आखिर मानक भाषा में क्या तत्व होने चाहिए कि हम उसे मानक भाषा कह सकें। ये तो उसके गुण हैं कि ऐसी भाषा होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्वरमान होना चाहिए। लेकिन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और छोटे छोटे और उपबिंदु हमने बनाए हैं जिस पर मानक भाषा के तत्व और उसकी विशेषताओं को हम देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। मानक भाषा की पहली विशेषता, पहला उसका तत्व है ऐतिहासिकता। उसमें ऐतिहासिकता होनी चाहिए। इस बोली को, इस भाषा को, इस भाषा के इस रूप को पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से हमने परिष्कृत किया है, शुद्ध किया है। उसका एक इतिहास है, पहले से वो प्रचलन में था, पहले से शासन प्रशासन में प्रचलन आया। जैसे खड़ी बोली, जब दिल्ली के आसपास शासन हुआ, प्रशासन हुआ, मुगलों के बाद अंग्रेज़ों को भी एक ऐसी भाषा के रूप की ज़रूरत पड़ी जो पूरे भारत में शासन प्रशासन चलाने में अपनी मदद ले सके। तो ऐतिहासिकता होनी चाहिए, मानक भाषा के रूप में ऐतिहासिकता होनी चाहिए। दूसरा है जीवंतता, जीवंत होना चाहिए। हमें ऐसा लगे कि इस भाषा में प्राण है, इस भाषा में दम है, इस भाषा में खुशबू है, इस भाषा में हम कामकाज कर सकते हैं, इस भाषा में हम नए प्रयोग कर सकते हैं, नए वाक्य गढ़ सकते हैं, नित्य अपनी आवश्यकता अनुसार, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का माध्यम हो, प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी बात इसमें स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब आज़ादी हो, स्वायत्त हो। ऐसा नहीं कि कल कोई प्रशासक या राजा उठता है और कहता है कि कल से हम साइकिल को ट्रक कहेंगे, तो उसके कहने से जनता नहीं मान लेगी। साइकिल साइकिल है, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता, उसके गुण और उसको उत्पत्ति के आधार पर उस शब्द का अर्थ निर्धारण एक साइकिल, एक द्विचक्र वाहनी कर हुआ है। लेकिन हमने अगर उस मान्य शब्द को, उस प्रचलित शब्द को बदलकर दूसरे शब्द लाने की कोशिश की तो हम ला तो सकते हैं, लेकिन जनता उसे मानेगी नहीं। तो सर्वमान्यता जरूर है। तो स्वायत्तता होनी चाहिए कि जनता भी अपने सुझाव दे सके, जनता की ओर से भी बदले। बहुत सारे शब्द हैं जिसका निर्धारण मनुष्य ने किया, सरकार नहीं करती। सरकार तो बाद में पारिभाषिक तकनीकी शब्दवाली का निर्माण करती है,
व्याकरण को देखकर, शब्दकोश को देखकर, संस्कृत के तत्सम शब्दों को देखकर। और एक विशेषता उसकी है उसकी मानकता, उसका जो मानकीकरण का गुण है वही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। वो मानकीकरण की एक प्रक्रिया से होकर गुजरा है, वो मानक होकर आया हुआ है, वो स्टैंडर्ड हो चुका है। ये उसका गुण है, उस भाषा के रूप का गुण है कि वो मानक हो चुका है। केंद्रोन्मुखता, सेंट्रलाइजेशन है, एक भाषा के उस रूप का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। बहुत सारे रूप चल रहे हैं हिंदी के, लेकिन जिस रूप पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिस रूप में हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, वो एक केंद्रोन्मुखता है। मैं दिल्ली में जाकर बात करूँगा तो भी इसी शैली में, इसी शब्दावली में, इसी रूप में बात करूँगा, इसी मानक हिंदी का इस्तेमाल करूँगा। एक विशेषता है उसकी बोधगम्यता। बोधगम्यता मतलब मैं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ तो उसके अर्थ का बोध भी सामने वाले तक संप्रेषित होना चाहिए, जिसके लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं जिस वाक्य का गठन कर रहा हूँ, जिस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तक पहुँचे। तो बोधगम्यता आप डिक्शनरी देखकर, आप इसको सीख कर, इस रूप को अगर नहीं जानते हैं तो जान सकते हैं। तो बोधगम्यता होनी चाहिए। सामाजिक स्वीकृति तो है ही है, एक रूपता तो इसका की विशेषता ही है। और एक मानक हिंदी की बड़ी विशेषता है इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका जो दृष्टिकोण है मानक भाषा बनाने का, वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हम सोच समझ कर बनाते हैं। हमारे पास भाषा का पूरा विज्ञान है, हमारे पास शब्दों को बनाने की प्रक्रिया है, हमारे पास अर्थों के निर्धारण की प्रक्रिया है, हमारे पास व्याकरण को नियत करने, उसके नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी प्राचीन विद्वानों से लेकर आज भाषाविद तक लगातार अनुसंधान करते हैं कि कौन सा शब्द नया आ रहा है, उसे हम अपने भाषा में कैसे अनुकूलन करें, अडॉप्ट करें कि उसकी सर्वमान्यता, उसकी मानकता बनी रहे। तो अनेक विदेशी भाषाओं से हम शब्दों को ग्रहण करते हैं, लोग भाषाओं से शब्दों को ग्रहण करते हैं, नए बने हुए शब्दों को ग्रहण करते हैं, और उन शब्दों को ग्रहण करने के बाद हम उसका मानकीकरण करते हैं। तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम रखते हैं। व्याकरणिक साम्य भी है। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख कर करते हैं तो व्याकरणिक साम्य भी है कि लिंग का, वचन का, कारक का, ये सब जो रूप है वो एक जैसा चलना चाहिए। मुझे जाना है जैसा वाक्य एक मानक वाक्य है, लेकिन जब आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको एक वाक्य का दूसरा रूप मिलेगा, मैंने जाना है। बोलचाल में तो ठीक है कि वहाँ मैंने जाना है का अर्थ मुझ तक संप्रेषित हो रहा है, लेकिन जब वो व्यक्ति लिखेगा साहित्य में, संस्कृति में, शिक्षा के माध्यम में, तो मुझे जाना ही है ही लिखेगा। वो ये है उसका वाक्य का मानकीकरण। इसका प्रयोग क्षेत्र विस्तृत है, इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है कि देश की सीमाएं मानक भाषा से उस पार जाने को आतुर रहती। मानक भाषा का इस रूप में अगर लंदन में बैठा हुआ व्यक्ति भी कोई कहानी लिखता है, कोई अपनी बात कहना चाहता है, कोई उद्बोधन देना चाहता है, तो वो इसी रूप का प्रयोग करेगा। 50 से अधिक देशों में हिंदी के साहित्यकार मौजूद हैं, हिंदी के दूतावास सभी देशों में हैं, 160 से अधिक देशों में। अनेक देशों में हिंदी के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। तो जब वहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी तो पढ़ने का माध्यम जो भी हो, लेकिन जब हिंदी का टेक्स्ट, हिंदी का पाठ पढ़ाया जाएगा, हिंदी के बारे में बातचीत की जाएगी, तो इसी मानक रूप में अध्ययन अध्यापन होगा। तो इसका क्षेत्र भी विस्तृत है। तो हमने देखा
मानक भाषा के स्वरूप को, इसके लक्षण को और इसकी तत्व और विशेषताओं को। तो ऐतिहासिकता, जीवंतता, स्वायत्तता और मानकता ये तत्व हैं। तो केंद्रोन्मुखता, बोधगम्यता, सामाजिक स्वीकृति, एकरूपता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्याकरणिक साम्य, विस्तृत प्रयोग क्षेत्र, ये इसकी विशेषताएं हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा था और आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी कि मानक भाषा का वह रूप है जो उस समाज विशेष, उस राष्ट्र विशेष, उस भाषा विशेष के बोलने वाले, प्रयोग करने वाले लोगों में आदर्श रूप है, एक स्टैंडर्ड रूप है, परिनिष्ठित शुद्ध रूप है। अब तीसरी बात आती है कि आखिर समाज को, एक राष्ट्र को मानक भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है कि हमें मानक भाषा निर्धारित करना पड़ा, एक रूप निर्धारित करना पड़ा, उससे कहना पड़ा कि ये मानक हिंदी है, ये मानक भाषा है। वो हिंदी में भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ी में भी हो सकता है, हर भाषा में एक मानक रूप मौजूद है। तो क्यों मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है? मानक भाषा की आवश्यकता पढ़ने के भी 8-10 बिंदु हैं। पहला है साहित्य। हमने लोक साहित्य से शुरुआत की। जब लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था तो भी लोक गाथाएं थी, लोक कथाएं थी, कहावत थे, मुहावरे थे, लोकोक्तियां थी। लेकिन जब लिखना प्रारंभ हुआ, जब बड़े बृहत रूप में समाज विशेष का निर्माण हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, साहित्य रचा जाने लगा, तो साहित्य की एक भाषा हो कि पूरे भाषा विशेष के लोग उस साहित्य को पढ़ सकें। तो एक कारण है कि साहित्य के माध्यम के रूप में। उसके बाद